हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। ये क्लास जो है आपकी जीएसटी डिप्लोमा पे पेपर नंबर 3 मतलब 2.3 जिसका कोड है पेनाल्टीज के ऊपर होगी। इसमें आप देख रहे हैं कि राजीव बंसल लिखा हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोग यहाँ पर राजीव बंसल की बुक गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स्ट को लेंगे, जिसको चैप्टर नंबर 25 में इन्होंने कवर अप किया है पेनाल्टीज में। इस पेनाल्टीज के लिए हम लोग इतना कंटेंट कवर अप कर चुके हैं जो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे फ्लो होता जा रहा है। अब हम लोग आते हैं सेक्शन नंबर 130 पर। सर, इसका मतलब है आज हम लोग सेक्शन 130 करेंगे। यस। तो सेक्शन 130 के लिए क्या मेन बात आपको ध्यान रखनी है उसमें देखिए कि हम पहले कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, छीन लेंगे, सीज कर लेंगे। किस चीज़ को हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, रोक लेंगे? दो बातें हैं यहाँ पर, एक गुड्स है पॉइंट नंबर 1, और दूसरा कन्वेंस है। दोनों चीज़ों को ही हम लोग कवर अप करते हैं। सर, दोनों कैसे? इसको आप इस तरीके से समझिए कि ये सेलर है और सेलर का यहाँ पर ये एक गोडाउन है। ठीक। अब इस गोडाउन से इसने गुड्स को डिलीवर किया। तो बेटा, जब इस गोडाउन से वो गुड्स को डिलीवर करेगा तो रोड पर वो उड़ते उड़ते तो चली नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? सर, किसी ट्रक या बस से जाएंगे या मेटाडोर से जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि उन्होंने इस तरीके से एक अपना ट्रांसपोर्ट का ट्रक लिया और उसमें जो है इस गुड्स को वो डिलीवर कर रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये गुड्स डिलीवर करके ड्राइवर ले जा रहा है तो वो इन्हीं का ही पर्सन। कहाँ ले जा रहा है? किसी सेकंड प्लेस पर ले जा रहा है। अब ये सेकंड प्लेस कौन सी हो सकती है? ये सेकंड प्लेस जो फाइनल परचेजर है उसके लिए हो सकता है कि कंज्यूमर जो परचेज कर रहा है उसके लिए ले जाए, मतलब जो परचेजर कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर उसके लिए गुड्स ले जा रहा है। या फिर हो सकता है कि दूसरी ब्रांच में लेकर के जा रहा हो। या फिर हो सकता है कि अगर ये होल सेलर था तो ये रिटेलर के लिए लेकर के जा रहा हो गुड्स। कहने का मतलब ये है कि गुड्स यहाँ से इस जगह पर इस ट्रक के अंदर रखे हुए गुड्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं। यहाँ पे मतलब आप ये समझिए, अब जब गुड्स मूव किए जा रहे हैं साथ में व्हीकल भी है, ये दोनों ही रोक लिए जाएंगे, सीज कर लिए जाएंगे और साथ ही साथ इनके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी। सर, पेनाल्टी क्यों? गुड्स ले जाना, कन्वेंस के थ्रू ले जाना, कोई गलत बात थोड़ी है। पेनाल्टी किस बात की? और कॉन्फिस्केशन क्यों हो जाएगा गुड्स? बेटा, अगर पेनाल्टी लग रही है और कॉन्फिस्केशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ रूल ब्रेक किए गए हैं। रूल और पॉलिसीज को फॉलो ना करने की वजह से ही जो ऑफिसर है वो एक्टिवेट होगा। अब यहाँ पर ये गुड्स परचेजर की तरफ से हो कि कहे हमने पेमेंट कर दिया है, हमने ट्रांसपोर्ट का पेमेंट कर दिया, हमें लॉस हो रहा है, तो वो भी इसमें कंसीडर कर दिया जाएगा। मतलब एरिया इसका काफ़ी वास्ट है। कंफ्यूजन हो तो इसीलिए सेक्शन 130 इसको एक्सप्लेन करता है। तो आइए देखते हैं कि सेक्शन 130 किस सिचुएशन में करता है। सबसे पहले तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही लाइन लिख दी, नॉट विद स्टैंडिंग। काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत रहती है, सर ये नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया? अभी तक हम लोगों ने जो भी एक्ट में दे रखा है वो इसके विरोध में नहीं है और ना ही ये उसके विरोध में है। तब जाकर के यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कोई बात करी गई है, किसी मिस्टेक के लिए ऑफेंस हुआ है और उसके ऊपर पेनाल्टी है, जैसे हम लोग सेपरेट 130 से पहले पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं को ही फॉलो किया जाता है। अब
क्या कंडीशन है जो मैंने आपको बताई अभी स्टोरी, तो उसी में इस पर्सन की बात हो रही है। इफ एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या काम करता है, पॉइंट नंबर 1 सप्लाई करता है या फिर उसका रिटेलर मान लो रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? गुड्स करता है। सर ये तो गुनाह नहीं है। यस, गुनाह नहीं है, मगर इसी के लिए आगे ये लिखा है कॉन्ट्रावेंशन, उल्लंघन हिंदी में कहते हैं, ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस ऑफ दिस एक्ट। हो सकता है कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस एक्ट में कवर अप नहीं हुए हों, तो इसके अंदर जो प्रोविजंस दे रखे हैं प्रीवियस वाले, और साथ साथ जो इसके प्रोविजंस हैं एक्ट के, और टाइम टू टाइम जो रूल बनाया गया है उसके अगेंस्ट में ये ऐसा उल्लंघन करते हुए काम कर रहे हैं, और मोटिव ये है कि टैक्स को बचा ले जाएं। अगर इस तरह से कोई भी गुड्स इन्होंने ट्रांसफर कर दिया तो एक कारण इनका बन जाएगा। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। नहीं सर, अगर मान लीजिए कि कोई उल्लंघन नहीं किया और जिस रूल पे चालान काट के गुड्स भेजने चाहिए तो गुड्स भेजे, और हमारा पर्पस भी टैक्स इवेट करने का नहीं था, हम टैक्स इवेट नहीं करना चाहते थे, तो फिर सेकंड पॉइंट इसी को एक्सप्लेन करता है। डज नॉट अकाउंट फॉर एनी गुड्स ऑन विच ही इज लाइबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट। मतलब उसने अपने अकाउंट में लिखत पढ़ी में गुड्स नहीं लिए। सर कौन से गुड्स नहीं लिए? बेटा हम उन गुड्स की बात कर रहे हैं जिनको कि काउंटिंग में नहीं रखा। मान लीजिए कि 25 बंडल्स जाने थे और उसमें से 5 बंडल्स इस तरीके के हैं, तो अगर इन बंडल्स को काउंटिंग में नहीं रखा है तो भी आपने रूल्स के अगेंस्ट काम किया है। गुड्स तो सीज होंगे ही होंगे, साथ में रोक लिया जाएगा आपका व्हीकल भी। ओके सर, आया समझ में अब। थर्ड इसी के और आगे गहराई में एक्सप्लेन करता है। सप्लाईज ऑफ एनी गुड्स लाइबल टू टैक्स। कोई भी ऐसी सप्लाई है जो कि गुड्स से रिलेटेड है। सर बार बार गुड्स ही वर्ड क्यों आ रहा है, सर्विस क्यों नहीं आ रहा है? ट्रक में सर्विस कैसे लाद के ले जाओगे भाई? फिजिकल है तभी उसको आप लेकर के जा रहे हैं। इज लाइबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अब क्या था कि वो गुड्स पे टैक्स तो लगना था और टैक्स के लिए आप लायबल थे, और आपने चुपचाप बिना रजिस्ट्रेशन कराए ये काम करना शुरू कर दिया। सर इसका क्या मतलब? मतलब आप जीएसटी के एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, आप रजिस्ट्रेशन के लिए कंपलसरी होते हैं, और आप उन गुड्स पे डील कर रहे हैं जो टैक्सेबल है और रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया, तो भी आपने विरोध किया, कॉन्ट्रावेंशन किया, उल्लंघन किया। फोर्थ पॉइंट आते हैं, कॉन्ट्रावेनेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अब कह रहा है कि बाई चांस कोई पॉइंट छूट भी गया हो तो एनी, कोई भी प्रोविजन हो या कोई भी ऐसा रूल हो जिसके अंदर आप टैक्स को इवेड कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, छुपा रहे हो, ना पता चले, अगर ऊपर के किसी पॉइंट में कोई चीज छूट भी गई तो भी वो इस पॉइंट में कवर अप हो जाए। और लास्टली ऐसा बंदा, देखो हमेशा इफ एनी पर्सन, तो स्टार्टिंग में आपको एनी पर्सन लगा करके इस रूल को पढ़ना है। इफ एनी पर्सन यूजेज एनी कन्वेंस एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरियज ऑफ गुड्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड अंडर दिस एक्ट। तो आपके आंसर में ये पॉइंट जरूर आना चाहिए, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड अंडर दिस। तो इसमें एक्ट भी आ जाते हैं और समय समय पे बने हुए रूल्स भी आ जाते हैं। unless the owner of the conveyance proved that it was so used without the knowledge or conveyance of the owner himself or his agent, if any, and the person in charge of the conveyance, then all such goods or conveyance shall be liable to confiscation and the person shall be liable to penalty under section 122। एक सेक्शन देखिए यहाँ पर ऐड कर दिया गया। सर थोड़ा सा गहराई से इसको अगर आप बता देते। बेटा फिफ्थ पॉइंट जो है वो रिगार्डिंग है जिस ट्रक में आप गुड्स को ले करके जा रहे थे उसके बारे में बात कर रहा है। ट्रक है, जीप है,
कुछ भी टर्म है जिसको लेकर के जा रहा है। तो इसका जर मतलब ये नहीं है कि इसका जो मालिक होगा, जो इस ट्रक का ओनर होगा, वो गुड्स भेजने वाला दोनों सेम हो। ये दोनों अलग भी हो सकते हैं। हाँ सर, हो सकते हैं। तो अगर ये जो ओनर है वो इस बात को शो करता है और प्रूव कर देता है कि वो ऐसी चोरी जो कि एक्ट के अगेंस्ट में हो रही है उसका वो जानकार नहीं है, वो अननोन है, तो ऐसी सूरत में इसको बचाया जा सकता है। तो क्या सर अब ये ट्रक और आदमी सब बच जाएंगे? बेटा ये आदमी जो है वो तो बच रहा है, मगर इसके अंदर जो ये पर्सन है जो लेकर के जा रहा है, जिसकी जानकारी में है, वो तो सीज होगा। इसीलिए यूज एनी कन्वेंस एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कैरेज फॉर गुड्स, यही कन्वेंस ट्रांसपोर्ट गुड्स इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और रूल मेड देयर अंडर अनलेस द ओनर ऑफ कन्वेंस प्रूव, जब तक वो प्रूव नहीं कर देता दैट इज वॉज सो यूज विदाउट द नॉलेज। तो ये देखिए उसकी नॉलेज में ऐसा नहीं था, और कन्वेंस ऑफ ओनर हिमसेल्फ चला रहा है वो भी, और उसका एजेंट कोई भी ऐसा आदमी, एंड द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस, ये इसका इंचार्ज है। all the such goods or conveyance shall be liable to confiscation and the person shall be penalty। तो सर इसका मतलब है कि अगर वो प्रूफ कर दें तो वो अपनी गाड़ी को और चीज़ों को बचा पाते हैं। बेटा ये बहुत मुश्किल है प्रूफ कर पाना, क्योंकि जब आपकी गाड़ी में कोई गुड्स रखा जा रहा है तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी हो जाती है कि उसके पेपर्स आप देखें और चेक करें। इसलिए फिफ्थ पॉइंट तो है सेविंग के लिए, मगर ऐसा हो नहीं पाता है। अच्छा सर, तो एक तो रीज़न समझ में आ गया कि गुड्स इस तरीके से जा रहे हैं, और भी कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं। तो आते हैं हम लोग बेटा अगले पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। यहाँ से अभी हमको और प्रोविजंस पता चलेंगे, अभी डायरेक्शंस भी पता चलेंगे कि जो इंचार्ज ऑफिसर है उसे क्या देखना है। पॉइंट नंबर 2 कहता है वेन एवर कॉन्फिकेशन ऑफ एनी गुड्स और कन्वेंस इज ऑथराइज्ड बाय दिस एक्ट द ऑफिसर एज जजिंग इट shall give to owner of the goods an option to pay in lieu of confiscation such fine as the said officer think fit, provided that such fine leviable shall not exceed the market value of the goods confiscated less the tax chargeable thereon। आगे भी प्रोविजंस दिए गए, तो इसके साथ में हमें ये सब पॉइंट्स पढ़ने हैं। ए और बी भी मैं पढ़ता हूँ। बी है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्रीगेट ऑफ सच फाइन एंड पेनाल्टी लेवेबल शैल नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी लेवेबल अंडर द सेक्शन, ये अमाउंट की बात करता है। पॉइंट नंबर सी provided also that where such conveyance is used for the carriage of goods or passenger for hire the owner of conveyance shall be given an option to pay in lieu of confiscation of conveyance a fine। तो यहाँ पर ये एक प्रोविज़न की बात है जिसके लिए ये कहा गया है कि उसको ये एक ऑप्शन है इन ल्यू ऑफ पेनल कॉन्फिकेशन ऑफ गुड्स अ फाइन इक्वल टू टैक्स पेबल ऑन द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड देयर ऑन। तो अब पॉइंट नंबर 2 ऑफिसर के लिए डायरेक्शन दे रहा है, जो साफ साफ लिखता है वेन एवर कॉन्फिकेशन ऑफ एनी गुड्स और कन्वेंस इज अथोराइज्ड बाय दिस एक्ट। ये दोनों अथोराइज तो थे डील करने के लिए, मगर कुछ चोरी इस तरीके से करी गई जिसको कि ऑफिसर समझता है कि गलत है, तो वो इसके ऊपर फाइन लगा सकता है। और जब फाइन लगाएंगे तो उसके साथ में ये पॉइंट्स ध्यान देने हैं कि जो फाइन की वैल्यू है वो नॉट एक्सीडेड द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स। गुड्स हैं 1 लाख रुपीज के, फाइन लगा दिया 2 लाख, ऐसा नहीं करना है। प्लस जो टैक्स चार्ज हुआ है उसको लेस करके चार्जेबल जो अमाउंट है। आप कहेंगे सर तो फिर जब सब कुछ सही है, गुड्स भी अथोराइज्ड हैं, इलीगल नहीं है गुड्स, कन्वेंस भी इलीगल नहीं है, तो फिर क्यों ऑफिसर जो है वो इनको रोक रहा है? तो देखिए it shall give the owner of goods an option to pay in lieu of confiscation and such fine as said officer think fit। इसका मतलब ये है कि गुड्स तो सब लीगल हैं, एक्टिविटीज भी सब लीगल हैं, मगर जो रूल्स हैं एक्ट के, जो प्रोविजंस हैं वो पूरे फॉलो नहीं किए गए हैं। देसी भाषा में अगर आप समझें तो ना ये चोरी के गुड्स हैं
और ना ही ये चोरी की गाड़ी है। गुड्स भी लीगल है और साथ ही साथ में गाड़ी भी उनकी लीगल है। अब ऑफिसर ने ये देखा कि कुछ छोटी सी मिस्टेक ऐसी हुई है जिसकी वजह से ये ऑफेंस हो रहा है, तो ये ऑफिसर को इसलिए डायरेक्शन दिया गया है कि वो इन सब पॉइंट्स को देखे। तो पहला पॉइंट साफ यही डायरेक्शन देता है कि मार्केट वैल्यू से पेनाल्टी जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो मैंने आपको समझाया रुपए लेकर के। दूसरा पॉइंट ये कहता है जो एग्रीगेट और फाइन हो, कई तरीके के अगर गुड्स हैं तो सबको ऐड करके अगर फाइन और पेनाल्टी दो चीज़ें लगाई जाती हैं तो वो किसी भी तरीके से नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ पेनाल्टी, तो जो पेनाल्टी लगनी चाहिए उससे कम पे ये नहीं होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है, इसको भी देसी भाषा में समझिए। आपका चालान कटने वाला होता है तो अक्सर आप में से कई बार पिक्चर में ऐसा दिखाया जाता है, पता नहीं सही है कि गलत है। अगर चालान ऑफिसर 5,000 रुपीज़ का काटने वाला होता है तो चुपचाप धीरे से कोने में जा करके आप सेटलमेंट करते हैं कि 500 1,000 रुपये ले लो, मामला यहीं ख़त्म कर दो। ऐसा कुछ पिक्चर में दिखाया जाता है। तो इस जगह पर तो उसने तो कोई फाइन ही नहीं लगाया, सीधे सीधे छोड़ दिया। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि फाइन लगाना ज़रूरी है और ऊपर से 500 1,000 रुपये ले करके सेटलमेंट कर दिया। मतलब कि ये चालान 5,000 रुपीज़ का होना था तो उसमें से 1,500 रुपये लिए और इस 1,500 रुपये में से 1,000 रुपये तो अपनी पॉकेट में रख लिए और चालान के नाम पर 500 रुपये लगा दिया और पकड़ में नहीं आया, चालान भी हो गया, सेटलमेंट भी हो गया। तो इसी तरीके से जितने भी फाइन वगैरह हो तो वो जो पेनाल्टी उन सबके ऊपर प्रॉपर लगनी चाहिए उससे कम वैल्यू नहीं एडजस्ट करी जाए। आते हैं पॉइंट नंबर सी। ये और साथ साथ थोड़ा सा ऑप्शन देता है कि जब भी हो गुड्स का जो ओनर है वो इक्वल फाइन देने का उसको ऑप्शन रख दिया जाए ताकि वो अपने ट्रांसपोर्ट को छुड़ा कर ले जाए। ये वाले पॉइंट्स हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, ये सभी में लगभग कॉमन पॉइंट ही रहता है। देन हम आते हैं पॉइंट नंबर 3। अभी तो हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे, पॉइंट नंबर 3 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमसे क्या कहता है, वेयर एनी फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस इज इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 2, जो ऊपर की बात हो रही है, ऑफ द ओनर ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस और द पर्सन रिफर्ड इन सब सेक्शन 1, मतलब 1 एंड 2 की बात हो रही है, बी लायबल टू एनी टैक्स पेनाल्टी एंड चार्ज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस। तो वो अगर लगता है तो बेटा वो इन सब चीज़ों के लिए लायबिल है, बच नहीं सकता, उसको इस तरीके के सारे टैक्स देने पड़ेंगे, पेनाल्टी देनी पड़ेगी और जो भी चार्जेस हैं इनके रेस्पेक्ट में वो देना ही पड़ेगा काउंटिंग करके। ये मेन पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 4, ये थर्ड पॉइंट तो 1 और 2 का एक्सटेंशन है। पॉइंट नंबर 4 बताता है नो ऑर्डर फॉर कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स या फिर कन्वेंस जो ट्रक है उसके बारे में या फिर कोई पेनाल्टी नहीं हो सकती, शैल बी इशूड विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपको राइट दिया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू हर्ड। तो राइट टू बी हर्ड का मतलब है कि बिना उसको समझाए, बिना उसको बताए कि उसने क्या गलती करी है उसके ऊपर आप फाइन नहीं लगाएंगे, उसको बोलने का मौका देंगे और अपने बातों को रखने का मौका देंगे। हो सकता है कि उसकी दलील से कोई बात सही प्रूफ हो जाए, तो ये उसका राइट है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि हम लोग 1 के बाद से आगे बढ़ रहे हैं, ये सब ऑफिसर के लिए ही डायरेक्शंस रन हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं। वेयर एनी गुड्स और कन्वेंस आर कॉन्फिस्केटेड अंडर दिस एक्ट द टाइटल ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस शैल बी देयर ऑन वेस्ट टू गवर्नमेंट। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर गुड्स सीज होगा, जैसे आप देखते हैं कई बार पुलिस स्टेशन के बाहर कोई गाड़ी खड़ी होती है, उसके अंदर गुड्स भी रखे हुए होते हैं और गाड़ी वहीं पर ही खड़ी रहती है, तो इसका मतलब ये है कि अब उतने समय तक के लिए जब तक वो पुलिस के अंडर में है, पोजीशन में है, तो उसका सारा मालिकाना हक जो टाइटल है वो सब गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो अगर किसी ऑफिसर ने सीज कर दिया तो उस पीरियड में पेपर पे डेट और टाइम आने के बाद में अब उस गुड्स और कन्वेंस के मालिक गवर्नमेंट हो जाएगी, गवर्नमेंट के अकाउंट में आ जाएगा जब तक का कि पूरा केस फाइनल ना हो जाए। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर जो कि कॉन्फिस्केशन कर रहा है शैल टेक एंड होल्ड पोजीशन ऑफ थिंग्स कॉन्फिस्केटेड एंड एवरी ऑफिसर ऑफ पुलिस, देखो पुलिस का नाम है,
ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ सच प्रॉपर ऑफिसर शैल बी असिस्ट हिम इन टेकिंग एंड होल्डिंग सच पोजीशन। सर इसका क्या मतलब, कई बार न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कि गलत जगह अगर खबर लगी कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, वहाँ पर कभी छापा मारने के लिए गए तो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि लोगों ने इकट्ठा किया और बहुत बुरी तरह मारा और कभी कभी लोग मर भी जाते हैं। तो अब क्योंकि जो ऑफिसर होगा उस प्रॉपर ऑफिसर के पास पुलिस फोर्स तो हमेशा होता नहीं, इन लोगों के पास ऐसी पावर तो होती नहीं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उस एरिया के लिए जो भी पुलिस ऑफिसर है उसको सपोर्ट करना होगा। जब प्रॉपर ऑफिसर उससे रिक्वेजिशन करे मतलब मदद मांगे, तो यहाँ पर उस पुलिस ऑफिसर की भी जिम्मेदारी होगी कि उस ट्रक को, उस गुड्स को सीज करवाने में इनकी मदद करे। किनकी मदद करे? प्रॉपर ऑफिसर की हेल्प करे। देन पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। द प्रॉपर ऑफिसर में आफ्टर सर्टिफाइंग हिमसेल्फ दैट द कॉन्फिस्केटेड गुड्स और कन्वेंस आर नॉट रिक्वायर्ड in any other proceeding under this act, and after giving the reasonable time not exceeding 3 months to pay fine in lieu of confiscation, dispose of the such goods or conveyance and deposit the sale proceeds thereof with the government। क्या मतलब सब ये कह रहा है? तो ये बेटा प्रॉपर ऑफिसर को डायरेक्शन की ही बात कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि अब आगे इस ट्रक की, इस गुड्स की क्या लिखा हुआ है, नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर प्रोसीडिंग, तो अब किसी और तरीके से प्रोसीडिंग का मतलब है जो केस चल रहा है उसमें चलने वाले जो वर्क है उनकी बात हो रही है, उसमें अगर इसका कहीं प्रॉपर यूज नहीं होता है, फिर क्या लिखा है, आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्सिक्वेशन। तो 3 महीने का उसने समय दे दिया कि आप इसके कंडीशन में जो है आप पेमेंट कर दीजिए। फिर डिस्पोज ऑफ सच गुड्स और कन्वेंस एंड डिपॉजिट द सेल प्रोसीड। तो अब उस जगह पर पेमेंट जो मिल गया है, जो पैसा मिल चुका है, उन सबको वो गवर्नमेंट अकाउंट में ले जा करके ट्रांसफर कर देगा। कुछ स्टूडेंट यहाँ सेल प्रोसीड से ये भी मतलब निकालते हैं कि सर वो खुद ही मार्केट में जा करके उसको सेल कर देगा, तभी सेल प्रोसीड वर्ड जो है वो प्रॉपर यूज हुआ है। बेटा रीजन फिर से देखिए, द प्रॉपर ऑफिसर में आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ दैट द कॉन्फिस्केटेड गुड्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर प्रोसीडिंग। ठीक, पहले तो संतुष्ट हो गया, वो दूसरी बात कहता है आफ्टर गिविंग रीजनेबल टाइम नॉट एक्सीडिंग 3 months टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ, दूसरी बात ये भी हो गई डिस्पोज ऑफ सच गुड्स, अब वो उसको डिस्पोज कर रहा है। तो जब तक का ये दोनों पॉइंट नहीं होंगे तब तक का वो उसको सेल नहीं करेगा। पॉइंट समझिएगा, अगर फाइन मिल गया है, टाइम पीरियड के अंदर मिल गया है, तो उस अमाउंट को गवर्नमेंट अकाउंट में करेगा। अब फाइन भी नहीं मिला है, 3 महीने का समय भी निकल चुका है, तो अब उस गुड्स को रख करके क्या करेंगे, जगह घेरेंगे और जो भी इनकम फिर जनरेट होगी उसको सेल करने के बाद में उसको गवर्नमेंट अकाउंट में सबमिट कर देंगे। यहाँ पर बस इसका इतना सा मतलब है कि जितनी बातें हम लोगों ने करी इसके लिए एक एग्जाम्पल भी कुछ दे रखे हैं, हम उनकी भी हेल्प ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर सूरी के बारे में दिया गया है, यहाँ पर हुआ मिस्टर सूरी। मिस्टर सूरी वॉज ट्रांसपोर्टेड गुड्स विदाउट इनवॉइस, बहुत चालाक है, उन्होंने बिल ही नहीं काटा, कोई इनवॉइस नहीं बनाया, एंड एवरी बिल द व्हीकल वॉज डिटेन्ड बाय द टैक्स अथॉरिटी। पता चला प्रॉपर ऑफिसर को जो अथॉरिटी थी उसने इसको सीज कर दिया। देन मिस्टर सूरी हैज नॉट पेड द टैक्स, उनको समय भी दिया गया और टैक्स नहीं पे किया, पेनाल्टी भी उन्होंने पे नहीं करी। तो जब उन्होंने टैक्स भी नहीं दिया, पेनाल्टी भी पे नहीं करी, जो सेक्शन 129 की, लेकिन सर ये क्या, ये प्रीवियस मेरे वीडियो में देखिएगा, मैंने वहाँ अंडर सेक्शन 129 का सेपरेट वीडियो बना रखा है। हिज गुड्स आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन अंडर 130। तो इस हालत में इनके ये गुड्स जो हैं वो सीज हो जाएंगे। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 2 पॉइंट हुआ, टैक्स भी नहीं दिया, टैक्स ना देने में पेनाल्टी भी लगा दी, पेनाल्टी भी नहीं दिया, इन सबको छुड़ दे करके वो अपने गुड्स को छुड़ा सकते थे। अब इन्होंने उन गुड्स को नहीं छुड़ाया, टैक्स भी नहीं दिया, पेनाल्टी भी नहीं दी, तो ये गुड्स अब इनके हाथ से निकल गए और अब ये गुड्स जो है प्रॉपर ऑफिसर के पास चले गए। सर अगर मिस्टर सूरी दादागिरी करे, बंदूक दिखा दे तब, तो बेटा इसीलिए ऊपर पॉइंट नंबर 5 और 6 की हेल्प ली गई है। ठीक, इसके ऊपर सेक्शन 30 के लिए
जिसमें कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर है उससे प्रॉपर ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा कि इनको हमारी कस्टडी में ले आए। अब पुलिस के आगे कौन जा कर के लड़ाई करेगा? वो एक अलग बात है, अब स्टोरी सुनाने लग जाइए सर विकास दुबे आ गया तो वो सब बेटा एक अलग बात है, मगर रूल के अकॉर्डिंग अब ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी, और जो टाइटल है ऊपर के पॉइंट में लिखा था मालिकाना हक, ये भी अब गवर्नमेंट के लिए चला जाएगा। देन एक प्रॉपर टाइम देने के बाद में अगर मिस्टर सूरी तब भी इसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट अपने गोडाउन में जगह नहीं बढ़ाती, और फिर इसके बाद में इसको वो सेल करेंगे। गवर्नमेंट नहीं, प्रॉपर ऑफिसर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सेल करेगा, और उस सेल प्रोसीड को ले जा करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा। क्योंकि फाइनली तो गवर्नमेंट को मतलब किससे है? अपने फंड से है। तो गवर्नमेंट का अगर फंड इंक्रीज हो जाता है तो इस तरीके से डिफॉल्ट हो गया। सर उसके आगे क्या होगा? मान लीजिए कि फाइन तो 10,000 रुपए का था और सेल करने के बाद 1 लाख रुपए निकल कर आ गया, तो बेटा क्या होगा? ये अभी इन सब कंटेंट में नहीं बताया गया है, मगर मैं आपको बता दूं कि अगर कभी भी इस तरह एक्सेस अमाउंट जो है वो टैक्स के ऊपर, पेनाल्टी के ऊपर, फाइन के ऊपर सब देने के बाद अगर कोई एक्सेस अमाउंट बनता है तो फिर वो सारा अमाउंट जो होता है वो डिफॉल्ट पार्टी को वापस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट उससे एक्सेस जो है वो मनी अपने पास नहीं रखती, उसके लिए अलग सेक्शन है। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने सेक्शन 130 को कवर अप किया है, और ये 130 जो है इस सेक्शन को ध्यान दें, ये गुड्स के साथ साथ में जो कन्वेंस है उसको सीज कर देता है, और सीज करने के बाद इसके ऊपर पेनाल्टी लगाता है। डायरेक्टली अगर आप 130 सेक्शन को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, और अगर बीच बीच में जैसे अलग सेक्शन 122 129 यूज हुआ है तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, उसमें पूरे सेक्शंस विद फाइन के अमाउंट्स भी दे रखे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने क्लास अटेंड करी। आगे ही ऐसे रेगुलर करिएगा तो मैं फिर इसके आगे के जो सेक्शंस हैं, कंटेंट हैं, उनको बताऊंगा। सर अब वो कंटेंट नेक्स्ट क्लास में कौन सा शुरू करेंगे? आप देखिए सेक्शन 132 दे रखा है, ये सब वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन बनता है और लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप होता है। इसमें क्लियर कट जो है पनिशमेंट की बात करी गई है जब भी स्पेसिफिक नेचर के ऑफेंस होते हैं। तो जल्दी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।